हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और बहुत जल्दी से मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत सहायक होने वाले हैं आपके लिए। आपका जो पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी के बच्चों का पेपर जो शेड्यूल्ड है 27 तारीख को, 27 मई 2023 को, उसके लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, साझा करने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको सारे जितने भी पोइट्स हैं उन पोइट्स को और उनकी जो पोएम्स हैं उनके नाम आपको याद रख लेने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा सीधा आ ही जाता है कि ये पोएम किसने लिखी है, या इस पोएम का कौन लेखक है, कौन पोइट है, या फिर इस पोइट ने कौन सी पोएम आपके कोर्स में है वो लिखी है। प्लस उनके कब वो पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु हुई, ये कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने ही है। उसके बाद मैंने इन वन लाइनर्स के साथ साथ में आपको 16 नंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ, और सेक्शन बी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके, क्योंकि अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैंने एक पहले आपको पिछले साल का पेपर शेयर किया था मेरे ही इस चैनल पे। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ वो पिछले साल जो पेपर आया है उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के पेपर्स जो है यूनिवर्सिटी सेट करती है और किस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, और सेक्शंस में कैसे आपका पेपर डिवाइडेड होगा और कितने नंबर किस सेक्शन के लिए उन्होंने डिसाइड किए हुए हैं। तो जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसमें वन लाइनर्स भी हो सकते हैं। सेकंड वाले सेक्शन में आपके थोड़े बड़े आंसर्स हैं, 200 से 250 शब्दों के, और सबसे बड़ा आपका जो 16 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो थर्ड सेक्शन में आएंगे। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ आपसे बहुत सारे वन लाइनर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, और आपको कैसे स्ट्रैटेजिकली आपकी तैयारी करनी है और किस तरह से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है, जैसे इस वन लाइनर में देखिए, इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हालांकि मैं ये दावा नहीं कर रही कि इन्हीं में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चौसर, आपको पोएट का पूरा नाम पता होना चाहिए। जॉफ्री चौसर जो है पूरा नाम है, ऐसे ही जो भी आपके राइटर्स हैं उन सबके पूरे नाम आपको पता होने चाहिए। कैंटरबरी टेल्स उनका वर्क है और 1340 में वो पैदा हुए और 1400 में उनकी मृत्यु हुई। तो चूँकि प्रोलोग आपके कोर्स में है, कैंटरबरी टेल्स आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इन वन लाइनर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला है, देयर वर 29 पिलग्रिम्स इन द पोएम, दे स्टेड इन टबार्डन, कि ये सारे के सारे पिलग्रिम्स जो है, यात्री जो है, वो कहाँ रुके थे? टबार्ड नाम की सराय में रुके थे। चौसर के किन 3 शासकों के दौरान चौसर जो है वे जीवित रहे? तो उनके नाम है एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। चौसर जो है उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ये स्टार्ट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको स्टार कर लीजिएगा कि ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है चौसर को। द वाइफ ऑफ बाथ मैरिड 5 टाइम्स। अभी देखिए, 2 कैरेक्टर्स आपके कोर्स में है, वाइफ ऑफ बाथ और पार्टनर। तो जो वाइफ ऑफ बाथ है, इसमें एक क्वेश्चन मैं लिखना भूल गई हूँ कि वाइफ ऑफ बाथ का असली नाम क्या था। वाइफ ऑफ बाथ का असली नाम था एलिस, तो आपको एलिस याद रखना है। और वो देखिए, ये ही प्रश्न नहीं है, प्रश्न बहुत सारे बनते हैं वाइफ ऑफ बाथ पर ये सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं बीच बीच में से भी, पोएम के बीच में से भी, कि वाइफ ऑफ बाथ जो है वो उन्होंने कितनी बार शादी की, वो गेप टूथड थी, उनके दांतों के बीच में गैप था। वो पार्टनर जो है वो क्या करता था? रेलिक्स बेचता था पैसों के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छे सैल्म्स गाता था, बहुत अच्छे भजन गाता था चर्च में। उसके बाद आपको हर पोएम की मीटर ज़रूर याद रखनी है कि उस पोएम के अंदर क्या मीटर यूज़ हुआ है और उस पोएम की राइम स्कीम क्या है और उसके कितने स्टैंजाज हैं जिन पे जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो द मीटर यूज्ड इन दिस पोएम इज़ आयम्बिक पेंटामीटर और इट इज़ रिटन इन मिडल इंग्लिश, और डेका सिलेबिक जो है इसके अंदर लाइंस भी यूज़ हुई हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, इस बार के लिए विक्रम यूनिवर्सिटी का जो पेपर 27 तारीख को होने वाला है उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस बार जॉफ्री चौसर, इसको स्टार कर लीजिए आप। ये इसमें से इस बार आपके बड़े आंसर क्वेश्चन जो है वो बनने, 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 99% चांसेस बनते हैं कि इस पे से क्वेश्चन आएगा। और प्रश्न बनते हैं आपके जनरली कैरेक्टर स्केच ऑफ वाइफ ऑफ बाथ, और दूसरा बनता है कैरेक्टर स्केच ऑफ पार्टनर। तो ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बनता है इम्पॉर्टेंट, वो है चौसर एज अ पोएट एंड हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, चौसर
एज अ पोएट एंड हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। तो देखिए आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के लिए आपको सारे 29 पिलग्रिम्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो 29 पिलग्रिम्स हैं, इन 29 पिलग्रिम्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि इन कैरेक्टर्स को चौसर ने इंडिविजुअल की तरह भी बताया है, और इनकी अपनी अपनी प्लस जनरलाइजेशन भी आप इनका कर सकते हो। ये जो कैरेक्टर्स हैं आपको सब जगह पे मिलेंगे, और ये कैरेक्टर्स अपनी यूनिक आइडेंटिटी भी रखते हैं, तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चौसर के बाद जो सेकंड राइटर आता है जॉन डन, जो कि इस बार बड़े आंसर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉन डन को आप छोड़ नहीं सकते बिकॉज ही इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट राइटर पोएट। लेकिन इनमें से जॉन डन में से जो सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से एक जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट वो है कि हु आर मेटाफिजिकल पोइट्स, या व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, कि मेटाफिजिकल पोइट्री की क्या विशेषताएं होती है। इस पर एक शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रिनेसा के ऊपर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या एलिजाबेथन एज के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, क्योंकि सेकंड जो सेक्शन है उसमें इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सोनेट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए डेथ बी नॉट प्राउड, ये एक सोनेट है बाय जॉन डन। जॉन डन जिनका जन्म 1571 और 1572 में हुआ था, और 31 मार्च 1631 में उनकी मृत्यु हुई थी। इनके वन लाइनर्स, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं कि ही वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट। उसके बाद ये जो शब्द है मेटाफिजिकल, ये जॉन डन के लिए सबसे पहली बार जॉन ड्राइडन ने यूज़ किया था, फिर इस टर्म को सैमुअल जॉनसन ने यूज़ किया था। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन, क्योंकि ड्राइडन ने सबसे पहले मेटाफिजिकल वर्ड ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स उन्होंने बोला था। उसके बाद सैमुअल जॉनसन ने उन्हें मेटाफिजिकल पोइट्स एक कैटेगरी बना दी थी। सो दिस पोएम इज अ सोनेट डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट। डेथ बी नॉट प्राउड जो है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड। देखिए ऑक्टेव और सेस्टेट क्या होते हैं। ऑक्टेव सोनेट की 8 पंक्तियाँ स्टार्टिंग की, और सेस्टेट लास्ट की 6 पंक्तियाँ। तो जो सोनेट है वो 14 लाइन की पोएम होती है। राइम स्कीम क्या होती है इस पोएम की, ए बी है इस वाली की, ए बी बी ए सी डी डी सी ई ई। उसके बाद देखिए ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, और आयम्बिक पेंटामीटर इसके अंदर यूज़ हुआ है, और इटालियनेट सोनेट है ये। फिर देखिए पोएम के बीच में से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि डेथ किस किस की स्लेव है, किस किस की गुलाम है। तो फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन। क्यों? क्योंकि भाग्य जब बुलाता है, राजा जब आदेश दे देता है, और डेस्परेट मैन यानी हताश व्यक्ति जब सुसाइड कर लेता है, तब मृत्यु को आना ही होता है। इसलिए जॉन डन कहते हैं कि हे मृत्यु, तुझसे डरने की कोई बात नहीं है, और तू क्यों फूलती है। इट इज़ कम्पेयर टू रेस्ट एंड स्लीप, ये भी बीच में से, पोएम के बीच में से है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप टेक्स्ट ज़रूर पढ़ के जाइएगा पोएम के, क्योंकि पोएम के बीच में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। डेथ इज़ पर्सोनिफाइड इन द पोएम, ये भी आपको याद रखना है। इट इज़ वन ऑफ द 19 होली सॉनेट्स पब्लिश्ड इन 1633 इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि जो पोएम है वो सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स में सबसे पहली बार पब्लिश्ड हुई थी। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स ये वर्क का नाम है, जिस वर्क के अंदर होली सॉनेट्स 19 होली सॉनेट्स हैं जो पब्लिश हुई थी, और उस वर्क का नाम है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। आपको ये याद रखना है कि जिस वर्क का नाम है वो है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। डेथ बी नॉट प्राउड वॉज पब्लिश्ड इन 1633। एंड देखिए इसमें से मैंने 16 नंबर के क्वेश्चंस के लिए एक ही प्रश्न दिया है, और वो प्रश्न है डिस्कस जॉन डन एज अ पोइट, क्योंकि मैं मानती हूँ कि इस बार जॉन डन के ऊपर 16 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 8 नवंबर 1674। तो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन के ऊपर ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हालांकि इनकी जो पोएम है, इस पोएम का एक और टाइटल है, और वो टाइटल है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो आपकी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसका एक और टाइटल बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम जो है आपकी, इसके टाइटल मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका एक और टाइटल कैसा बन रहा है। सो ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 43 इन 1652। 1652 में ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, पूरी तरह से अंधे हो गए थे। और ये पोएम है इनकी सोनेट नंबर 16 है।
द पोएम इज़ ऑफ 14 लाइन अगैन, क्योंकि ये सोनेट है इसलिए 14 लाइन की पोएम है और ये ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड है, ये आपको याद रखना है। और ये पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1673 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। इट इज़ अ पेट्रार्क ऑन इटालियन सोनेट राइमिंग ABBA CDE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये राइम स्कीम आपको याद रखनी है कि इस पोएम की राइम स्कीम जो है वो इस तरह से है। अब देखिए आप आगे के क्वेश्चंस देखिए मिल्टन के ऊपर ही कि द मीटर ऑफ द पोएम इज़ आयम्बिक पेंटामीटर। अगेन इंपॉर्टेंट है, आयम्बिक पेंटामीटर आपको याद रखना है, हर पोएम का मीटर आपको याद रखना है कि उस पोएम का मीटर क्या रहा है। हर पोएम के मीटर को आपको याद करना ही है, चाहे वो टेट्रामीटर हो, आयम्बिक पेंटामीटर हो या किसी और तरीके का हो, स्टैंजा की फॉर्म हो, वो आपको याद रखनी है। देखिए इससे पहले एक किन्हीं ने मुझे कमेंट करके कहा कि आप इंग्लिश लिटरेचर की मैम हैं तो आप बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाइए, आप हिंदी में क्यों बता रही हैं, आप इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कीजिए। लेकिन मेरे लिए मेरे पास जो बच्चे एक्चुअली जिन बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो मेजॉरिटी वो बच्चे जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो इंग्लिश में इसको समझ पाएँ। तो चूँकि मेरे जो लिसनर्स हैं, जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही मेरे वीडियोस बना रही हूँ। सो आई थिंक व्हेन दीज पीपल व्हेन दे कम इन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, then only they become used to of listening to English. So I think for the first year students it is good enough that I make my videos in English, not in English and in Hindi, because ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए उसके बाद आप एक और टाइटल है पोएम का, वो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपको याद रखना है। मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन एंड हिज फेमस वर्क इज़ पैराडाइज लॉस्ट, ये भी आपको याद रखना है। एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 16 नंबर में दिया है और वो है डिस्कस मिल्टन एज अ पोएट। डिस्कस मिल्टन एज अ पोएट, ये ही मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्क दिया है। अब देखिए रेप ऑफ द लॉक कैंटो 3 बाय अलेक्जेंडर पोप, 21 मई 1688 एंड 30 मई 1744। अब ये क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते हैं अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड। और रेप ऑफ द लॉक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, रेप ऑफ द लॉक। और रेप ऑफ द लॉक के जो आपके आंसर्स कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं वो आप इस तरह से देख सकते हैं। रेप ऑफ द लॉक के कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स कि रेप ऑफ द लॉक जो है वो एक मॉक एपिक है। देखिए ये जो आपका सेकंड सेक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ अ मॉक एपिक, मॉक एपिक क्या है इसे एक्सप्लेन कीजिए, या हीरोइक कपलेट्स क्या होती है, या नियो क्लासिकल पीरियड क्या है। ये आपके शॉर्ट नोट वाला जो बी सेक्शन के जो प्रश्न है उनमें आ सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा कि नियो क्लासिकल पीरियड क्या है, या मॉक हीरोइक एपिक्स क्या होती हैं, या फिर मॉक एपिक क्या है, या हीरोइक कपलेट क्या है। ये आपको आपके बी सेक्शन के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। अब देखिए और वन लाइनर्स देखते जाइए आप, इम्पॉर्टेंट है कि रेप ऑफ द लॉक इज़ अ मॉक एपिक पोएम, इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अगेन ये पोएम भी आपकी आयम्बिक पेंटामीटर में है, कपलेट्स में लिखी गई है। पोप बिलोंग्स टू नियो क्लासिकल पीरियड। रेप ऑफ द लॉक इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट रिकाउंटेड टू अलेक्जेंडर पोप बाय हिज फ्रेंड जॉन कैरल। तो देखिए ये जो जॉन कैरल हैं ये मित्र थे पोप के, जिन्होंने ये कहानी उन्हें बताई थी रेप ऑफ द लॉक की, जो वास्तविक घटना घटी थी। एक एराबेला फरमोर नाम की जो एक महिला थी, उनके बाल जो उनका एक स्यूटर था, उनका मतलब उन्हें पसंद करता था, उन्हें प्यार करता था, लॉर्ड पीटर करके, उन्होंने इनके बाल एराबेला फरमोर के कट कर दिए थे। और इसीलिए आपके ये पूरी जो पोएम है वो बेस्ड इनकी रियल लाइफ स्टोरी पर है। और इसीलिए पोप ने इस पोएम को पब्लिश करवाने से पहले अराबेला फरमोर को एक लेटर भी लिख के भेजा था कि उन्होंने उनकी लाइफ के इस इंसिडेंट के ऊपर एक पोएम बनाई है जो कि मॉक एपिक है, और जिसका उद्देश्य, जो कि एक सटायरिकल पोएम है, उनका मजाक उड़ाना इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। अब देखिए इसके बाद वाला वन लाइनर, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एनोनिमसली इन लिंटल्स मिसलेनियस पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहले ये 2 कैंटोज़ में ही पब्लिश हुई थी। देखिए 5 कैंटोज़ है इसके, आपके कोर्स में 3rd कैंटो है, तो पहली बार तो ये 2 कैंटोज़ में ही पब्लिश हुई थी। उसके बाद इसका रिवाइज्ड एडिशन आया था, रिटन बाय मिस्टर पोप
followed in March 1714 as a 5-canto version. The final form of the poem was appeared in 1717 with the addition of Clarissa's speech. तो जो 1717 में इसका जो एडिशन आया था उसके अंदर क्लैरिसा की स्पीच भी इसके अंदर जोड़ दी गई थी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लैरिसा की स्पीच है वो इसके अंदर बाद वाले एडिशन में जोड़ी गई थी, क्लैरिसा की स्पीच. पोप derived his supernatural machinery from Rosicrucian novel कॉम्टे डी गैबालिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद करना ही है कि उसने कॉम्टे डी गैबालिस से ही ये ली थी. द गेम नेम इन द कैंटो इज़ ओम्ब्रे. जो गेम का नाम है इसमें वो है ओम्ब्रे. ओम्ब्रे नाम का जो गेम है वो इसमें खेला गया है. देर आर टोटल 5 कैंटोज इन द पोएम. इस पोएम के अंदर टोटल 5 कैंटोज है और पोएम हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है. अब हीरोइक कपलेट क्या होती है ये आपको अवश्य रूप से हीरोइक कपलेट क्या होती है ये आपको ज़रूर खुद ही आप इसका ऊपर शॉर्ट नोट एक तैयार कर लेना. अब देखिए ये क्योंकि इस बार चौसर भी स्टार्ड है और पोप भी इस बार स्टार्ड राइटर है आपके लिए. 2023 के एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के लिए, पोइट्री पेपर के लिए ये राइटर भी आपका स्टार्ड राइटर है जिसमें से बड़ा क्वेश्चन बनने की 99% चांसेस हैं. तो राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रेप ऑफ द लॉक, या फिर डिस्कस पोप एज ए न्यू क्लासिकल पोएट, या फिर व्हाट इज़ न्यू क्लासिकल पोइट्री. ये मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बड़े दिए हैं. अब आगे देखिए, आप आगे जब हम जाते हैं तो सॉलिटरी रीपर एंड डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं. इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेथ है वो मैंने लिख दी है. सॉलिटरी रीपर इज़ कम्पेयर टू नाइटिंगेल एंड द कक्कू बर्ड. 1 लाइनर्स में से देखिए कि किन 2 बर्ड से कंपेयर किया गया सॉलिटरी रीपर को, तो नाइटिंगेल और कक्कू बर्ड से. और शी वॉज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग. वो जो सॉलिटरी रीपर थी वो सैड सॉन्ग गा रही थी. द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम एंड हिज सिस्टर डोरोथीज स्टे एट द विलेज ऑफ, है ना, ये आपको पूरा याद कर लेना है. द पोएम इज़ रिटन इन एम्बिक टेट्रामीटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोएम इस बार एम्बिक पेंटामीटर में नहीं टेट्रामीटर में लिखी गई है. वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बैलेड्स इन 1798 विद एस.टी. कोलरिज. तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिरिकल बैलेड्स जो है वो रोमांटिक पीरियड की शुरुआत करता है और इसकी पब्लिकेशन डेट है लिरिकल बैलेड्स की 1798. पोएम डैफोडिल्स इज़ रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर. डैफोडिल्स भी टेट्रामीटर में लिखी गई है. The poem Daffodils works within the ABA-BCC rhyme scheme. Solitary Reaper and Daffodils were published in 1807. Okay, तो write a CA of Solitary Reaper and the Daffodils. CA Solitary Reaper and Daffodils was published in 1817. तो अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी. तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड जो आगे के राइटर्स हैं मैं अगले वीडियो में आपको बताती हूँ, जिसमें आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा इसे.